सभी लोग, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम मौर्य साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट जीके की महा मैराथन सीरीज और लुसेंट जीके के एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक फैक्ट को बिल्कुल इस तरह से फ्लो चार्ट बना करके हम सारे फैक्ट को दोस्तों समझते हुए आ रहे हैं। आज हमारा दोस्तों लेक्चर नंबर 36 है और हम लोग पेज नंबर 11 को पढ़ रहे हैं, जहां पे लिखा हुआ है मौर्य साम्राज्य। और पूरे डिटेल में बात करेंगे दोस्तों कि चंद्रगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था जो है, और चंद्रगुप्त कौन कौन सी युद्ध लड़े हुए थे, किस राजा को उन्होंने हराया था, सारी जो है बात दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों रिवाइज कर देता हूँ कि इसके पहले हमने क्या पढ़ रखा है और कैसे जो है मौर्य साम्राज्य तक हम पहुंचे हैं, किस वे में पहुंचे हैं, उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमारे देश में, हमारे भारत देश में सबसे पहले आक्रमण होता है तो आर्यों का आक्रमण होता है। तो सबसे पहले आर्य हमारे देश में आते हैं, तो वो अलग अलग समूह में आते हैं, तो वो एक कबीले का निर्माण करते हैं और वो कबीला धीरे धीरे गांव में जो है विकसित हो जाता है और गांव से फिर दोस्तों राज्य में जो है बदल जाता है और राज्य से वही जो है जनपद बनते हैं, जो कि 16 महाजनपद हम लोग आगे जा करके पढ़े थे। तो इसकी पहले वाली वीडियो में हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा और 16 महाजनपद में एक और जनपद हुआ करता था जिसका नाम था मगध, जो कि बिहार वाले इलाके में हुआ करता था। और वो मगध धीरे धीरे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो पूरे भारत पर फैल जाता है। और नंद वंश में दोस्तों जो राजा रहते हैं घनानंद, उसकी हत्या करके दोस्तों चंद्रगुप्त एक पहला साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसका नाम है दोस्तों मौर्य साम्राज्य। अब समझिएगा दोस्तों, साम्राज्य और वंश में क्या अंतर होता है। वंश दोस्तों जो होता था वो एक छोटे से इलाके पर अगर कोई राजा राज करता था तो उसको वंश बोलते थे, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो उस समय दोस्तों जो मगध वाला इलाका था वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य आता है, वो सेल्यूकस निकेटर को हराता है, तो उसको 4 राज्य जो है दोस्तों दान में मिल जाता है। तो उससे जो है भारत का जो विस्तार है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और फिर जाके दोस्तों निर्माण होता है एक साम्राज्य की। तो सबसे पहला अगर साम्राज्य पूछा जाए आपसे तो वो कौन सा है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य है, जिसके संस्थापक कौन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य है। इस साम्राज्य में हमें किन किन शासकों के बारे में पढ़ना है वो आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों। सबसे पहले हम चंद्रगुप्त की बात करेंगे पूरे डिटेल में, उसके बाद दोस्तों बिंदुसार की बात करेंगे, फिर अशोक की बात करेंगे और फिर बात करेंगे दोस्तों बृहद्रथ की, जो कि अंतिम जो है शासक रहेंगे मौर्य साम्राज्य के। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्या है, ये अंतिम शासक है। इसके दोस्तों मौर्य साम्राज्य के ये अंतिम शासक है। और अगर आपसे कोई पूछेगा दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो वो दोस्तों कौन है, और वो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो संस्थापक दोस्तों कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्हीं को भारत का प्रथम सम्राट भी माना जाता है, तो ये भी पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। अब एक एक करके दोस्तों सारे राजाओं को हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त की क्या क्या कहानियां दोस्तों। आप चंद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी कहानियां पढ़े होंगे। पहले हम चंद्रगुप्त का एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे कि चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था और उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, कौन कौन सी बातें कहाँ कहाँ से पता चलती है, ये सब बातें बात करेंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं एवं प्रथम सम्राट है, तो फाउंडर एंड फर्स्ट एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। तो जो मौर्य साम्राज्य था, जो मौर्य वंश था, वही साम्राज्य जाकर के बना था। तो अगर आपसे पूछेगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो आप आंसर करेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। अब पूछेगा आपसे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे दोस्तों। अब चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ अदर नेम से भी जाना जाता है, जैसे चंद्रगुप्त के बारे में जिसने जिसने बताया है तो किस किस नेम से बताया है, कौन कौन से नाम जो है दिए गए हैं, तो अदर नेम भी मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त का दोस्तों एक नाम मिलता है जिसे बोला जाता है ब्रिसल।
तो ब्रिसल ये बताया, ये विशाखा दत्त की एक मुद्रा राक्षस है, उनकी रचना है, उसमें बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको ब्रिसल कहा गया है। और ब्रिसल मतलब होता है कि ये निम्न कुल के थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल के थे। ये कहाँ बताया गया दोस्तों, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में। तो मुद्रा राक्षस दोस्तों वो विशाखा दत्त की एक रचना है, एक जो है ग्रंथ है, उसमें बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल बताया गया है। और ब्रिसल का मतलब होता है निम्न कुल। दोस्तों स्ट्रेबो, एलियन और जस्टिन ने इनका नाम दोस्तों क्या बताया है, सेंड्रोकोट्टस बताया है, तो ये भी दोस्तों आप याद रखिएगा। और एपियंस एवं प्लूटार्क जो था वो क्या नाम बताया दोस्तों, वो एक्ट्रोकोट्टस नाम बताया है। तो 2-3 नाम है चंद्रगुप्त मौर्य के, उसको जो है हम ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे हम चंद्रगुप्त के कार्य और युद्ध के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। वही सेल्यूकस निकेटर दोस्तों जो सिकंदर के साथ आया था। तो सिकंदर तो वापस चला जाता है, लेकिन सेल्यूकस निकेटर दोस्तों वो वापस नहीं जाता है, और वही क्या करता है, भारत पे युद्ध करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों सेल्यूकस निकेटर को हराते हैं और उसी की बेटी से शादी करते हैं। और किस तरह से जो है करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं पूरी जानकारी, ठीक है। इसका एक आप जो है एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि चंद्रगुप्त ने जो है मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त ने कैसे कैसे युद्ध लड़े हैं और किससे किससे लड़े हैं। दोस्तों सारी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो है इन्होंने तो जो नंद शासक था घनानंद, उसको जो है हराया था। तो कौन हराया था दोस्तों, चंद्रगुप्त ने किसको हराया था दोस्तों, घनानंद को। तो इसको सही कर लीजिएगा, घनानंद। तो नंद शासक था घनानंद, उसको दोस्तों जो है चंद्रगुप्त हराए थे। अब दोस्तों ये घनानंद कौन था समझने का कोशिश करिएगा कि जब मगध दोस्तों एक बहुत छोटा सा राज्य हुआ करता था, तो हर्यक वंश आया। हर्यक वंश के बाद दोस्तों उसमें बहुत सारे राजा आए, जो है हर्यक वंश में बिंबिसार आया था, उसके बाद अजातशत्रु आया था, फिर उदयन आया था। उसके बाद दोस्तों शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। फिर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना होती है। और उस समय मगध में दोस्तों किसका शासन रहता है, नंद वंश में जो घनानंद है उनका शासन रहता है। तो घनानंद की हत्या करते हैं दोस्तों कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये मगध वाला इलाका था, ये दोस्तों ये क्या था, मगध था। तो मगध में दोस्तों इन्होंने कैसे जो है आक्रमण किया, तो जो घनानंद रहता है उस समय मगध में जो है शासक, वो दोस्तों उसको मतलब ज़्यादा केयर नहीं करता है वो अपने राज्यों का। वो हमेशा जो है दोस्तों मदिरा में मस्त रहता है, अपना जो है नृत्य में और जो है नाच गान में ही मस्त रहता है। मतलब वहाँ की जो समाज था, वहाँ का जो सभा था, वहाँ के जो लोग थे वो जो है इससे खुश नहीं थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य जो थे, जो कि चाणक्य थे, वो सभी लोग क्या करते हैं, वो मगध में किनारे किनारे से दोस्तों क्या करते हैं, सारे लोगों को अपने में मिलाते हुए जाते हैं। यानी कि किनारे किनारे से मगध को खोखला कर देते हैं। और अंतिम में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य मगध में घुस करके किसकी हत्या कर देता है दोस्तों, घनानंद की हत्या कर देता है। तो मगध में किसका राज रहता है, पहले घनानंद का रहता है, और उसके बाद दोस्तों घनानंद की हत्या करके जो चंद्रगुप्त है वो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। और वही मौर्य वंश आगे चल के मौर्य साम्राज्य बनता है। तो पहला चीज आप यही याद रखेंगे दोस्तों कि 322 बीसी में नंद शासक घनानंद को हराया। किसने हराया दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो डिफीटेड द नंद रूलर महाघनानंद इसका नाम था, ठीक है। अच्छा, किसकी सहायता से दोस्तों हराया था, तो चाणक्य की सहायता से। अब दोस्तों चाणक्य के 2 नाम और इंपॉर्टेंट है, 2 अदर नेम होते हैं चाणक्य के। कौन कौन से, उसको याद रखिएगा। चाणक्य का नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त। तो ये 2 नाम और है चाणक्य की, इसको जरूर आप याद रखिएगा। और जो चाणक्य की किताब है दोस्तों उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र। और इसके बारे में दोस्तों हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि अर्थशास्त्र दोस्तों एक राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। कहाँ की दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की, कि मौर्य साम्राज्य में किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था हुआ करती थी, किस तरह से लोग राजनीति करते थे, कैसे जो है शासन प्रशासन होता था। सारी जानकारी किस में मिलती है दोस्तों, अर्थशास्त्र में मिलती है, ठीक है। अब दोस्तों जब सिकंदर आया था भारत, तो 305 बीसी में दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो सेल्यूकस निकेटर को हराया था।
अब दोस्तों सेल्यूकस निकेटर कौन है समझने की कोशिश करिएगा। तो जब सिकंदर हमारे भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उसके साथ दोस्तों एक थल सेनापति आया था जिसका नाम था सेल्यूकस। इसके पिछली वाली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जब सिकंदर आता है भारत पर आक्रमण करने के लिए तो वो ब्यास नदी से ही लौट करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि चाणक्य दोस्तों एक अंधविश्वास फैला देते हैं कि अगर कोई भी जो है बंदा इस ब्यास नदी को पार करेगा तो वो मर जाएगा। तो जो सिकंदर होता है दोस्तों वो ग्रीक वाले इलाके से आया हुआ होता है, तो उसके साथ सेल्यूकस निकोटर भी आया होता है। तो वो उनका क्या रहता है दोस्तों, सेनापति होता है, थल सेनापति। तो जब सिकंदर वापस जाता है दोस्तों ब्यास नदी से घूम करके तो उसकी मृत्यु हो जाती है जाकर के इराक में, बेबीलोन वाले इलाके में, जो कि हमने पहले बात कर रखा है। लेकिन सेल्यूकस निकोटर दोस्तों वो दोबारा घूम करके आता है भारत पर आक्रमण करने के लिए, और जब दोबारा भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है तो वो किससे मिलता है दोस्तों, वो मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य से। क्योंकि जब सिकंदर आया था तब तो घनानंद था, मगध पे पूरा साम्राज्य पर जो है घनानंद का अधिकार था। लेकिन जब सेल्यूकस निकोटर आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की हत्या कर देता है और उस समय उसका शासन रहता है। तो सेल्यूकस निकोटर क्या करता है दोस्तों, आक्रमण कर देता है भारत पे। तो भारत पर जैसे ही आक्रमण करता है तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकोटर के बीच एक युद्ध होता है, और उस युद्ध में दोस्तों सेल्यूकस निकोटर जो होता है, जो कि सिकंदर का सेनापति है, वो हार जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से। और जब हार जाता है तो वो अपनी बेटी का विवाह, जिसका नाम क्या दोस्तों रहता है, जिसका नाम है जो है कार्नेलिया। क्या नाम है दोस्तों, कार्नेलिया नाम है इसके बेटी का। उससे क्या करवा देता है, शादी करवा देता है चंद्रगुप्त मौर्य से, हारने के बाद, क्योंकि हार गया है। अच्छा, अब हारने के बाद दोस्तों वो अपनी बेटी का शादी ही नहीं बल्कि 4 राज्य भी दोस्तों क्या कर देता है, 4 राज्य उसको गिफ्ट कर देता है। गिफ्ट मतलब एक दहेज की तरह से, कि हमारी बेटी को आप ले जा रहे हो ब्याह करके तो मैं आपको दहेज के थ्रू दे रहा हूँ 4 राज्य। कौन कौन से देता है दोस्तों राज्य, वो आपके सामने लिखा हुआ है, तो ध्यान से पढ़िएगा। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये चारों राज्य दोस्तों ये आज के समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले इलाके में आते हैं। तो उस समय मतलब इस राज्य को मिला करके और मगध को मिला करके एक पूरे साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो ये रही बात मौर्य साम्राज्य में कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे युद्ध करते हैं, सेल्यूकस निकेटर को कैसे हरा रहे हैं, उनको जो है 4 राज्य मिल जा रहा है, और उस 4 राज्य मिलने से जो मगध है वो और भी शक्तिशाली हो जाता है। और पूरे भारत में सिर्फ साउथ इंडिया को छोड़ करके, सिर्फ तमिलनाडु वाले इलाके को छोड़ करके पूरे भारत में दोस्तों किसका एम्पायर होता है, पूरे भारत में मौर्य का एम्पायर होता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला सम्राट था जो कि पूरे जो है भारत में राज किया हुआ था और एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इतनी जानकारी हमने दोस्तों ली, तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी की थी। युद्ध संधि में 4 प्रांत, प्रांत मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रांत मतलब होता है राज्य। तो प्रांत का मतलब क्या होता है, प्रांत का मतलब होता है राज्य। तो 4 राज्य दे दिया था, कौन कौन सा, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। तो ये कहानी थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की। अब दोस्तों कुछ और भी बातें मिलती हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जैसे जूनागढ़ का एक अभिलेख मिला हुआ है जो कि रुद्रदामन के समय का था, तो उसके बारे में भी पूरी कहानी बात कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी कहानियां हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं। टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ अन्य जानकारी के बारे में जो कि पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दोस्तों रुद्रदामन एक राजा हुआ करते थे जो कि गुजरात वाले इलाके में थे भारत में। तो रुद्रदामन जो है एक जूनागढ़ में अभिलेख बनवाए थे जो कि मिला हुआ है दोस्तों। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख बोला जाता है। उसमें दोस्तों चंद्रगुप्त के बारे में कुछ न कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है दोस्तों, उसके बारे में पढ़िएगा। तो सबसे पहले तो ये रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख है। ये जो है दोस्तों आपको याद रखना है। और क्या बातें लिखी गई हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ये दोस्तों समझिएगा कि चंद्रगुप्त के राज्यपाल द्वारा
सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। यानी कि उस जूनागढ़ के अभिलेख में जो कि रुद्रदामन राजा ने बनवाया था उसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त का एक राज्यपाल हुआ करता था, वह दोस्तों उस जूनागढ़ वाले इलाके में जो कि गुजरात वाले इलाके में पड़ता है वहाँ पे एक जो है झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम क्या था दोस्तों, सुदर्शन झील था। तो याद रखिएगा दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चल रहा है कि सुदर्शन नामक एक झील बनवाई गई है, किसके द्वारा बनवाई गई दोस्तों, चंद्रगुप्त के समय में चंद्रगुप्त के राज्यपाल के द्वारा बनवाई गई है। अब दोस्तों रुद्रदामन क्या करते हैं, उसी झील का पुनर्निर्माण करवाते हैं। यह बात भी दोस्तों गिरनार अभिलेख या फिर रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में लिखा गया है कि अशोक तथा रुद्रदामन द्वारा पुनर्निर्माण का कार्य हुआ है। किसको बनाने में दोस्तों, सुदर्शन झील के निर्माण में, यानी कि उसको पुनर्निर्माण ये लोग करवाए थे। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य में जो गुजरात वाला इलाका था, जो कि जूनागढ़ वाला इलाका था, वो मौर्य साम्राज्य में ही आता था। ठीक है, तो ये भी आप दोस्तों आप समझ सकते हैं यहाँ से। अच्छा, उसके बाद दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो है मेगस्थनीज। अब मेगस्थनीज कौन था दोस्तों, यह सेल्यूकस निकोटर जो कि चंद्रगुप्त ने जिसे हराया था उसी का दोस्तों एक राजदूत था। सेल्यूकस निकोटर ने दोस्तों मेगस्थनीज को भेजा था कि जाओ, मतलब वहाँ चंद्रगुप्त के साम्राज्य में देखो हमारी बेटी जो है सुखी से है कि नहीं है, अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है तो तुम मुझे क्या करना दोस्तों, तुम मुझे एक संदेश देना। तो एक राजदूत के रूप में दोस्तों सेल्यूकस निकोटर ने क्या भेजा था दोस्तों, किसको भेजा था, मेगस्थनीज को। तो याद रखिएगा दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज, और मेगस्थनीज ने एक दोस्तों यहाँ हमारे मगध वाले इलाके में रह करके, बिहार वाले इलाके में रह करके एक किताब लिखी थी जिसका नाम दोस्तों क्या था, जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था दोस्तों, इंडिका। और ये इंडिका किताब दोस्तों, ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस किताब में बहुत सारी जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में, और क्या क्या जानकारी मिलती है वो भी दोस्तों अभी हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। सारी जानकारी उसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हो जाएगी। ठीक है, तो इंडिका के बारे में अभी हम लोग पढ़ लेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों, जो बहुत ही महान सम्राट थे, बहुत ही महान राजा थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के अनुयायी थे। तो जैन धर्म में दोस्तों एक विधि होती थी मरने की, मतलब जैसे आप हर एक काम कर चुके हैं और अब आप चाहते हैं अपने जो है आत्मा को शांति देना या फिर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसमें एक संलेखना विधि हुआ करती थी कि आपको क्या करना है, आपको सब कुछ जो है त्याग देना है। आपको ना जो है कपड़ा पहनना है, ना कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, यानी कि उपवास करके आप मर जाइए, अपनी आत्मा को एकदम सता करके मर जाइए। वही दोस्तों क्या होगा, वही जैन विधि द्वारा आप क्या प्राप्त कर लेंगे दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो जैन धर्म के अनुयायी होने के कारण दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं दोस्तों, वो उपवास के कारण जैन विधि के द्वारा यह 298 BC में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में दोस्तों, कहाँ पे, श्रवणबेलगोला में इनका दोस्तों क्या हो जाता है, इनका निधन हो जाता है। तो ये भी दोस्तों चीज़ आप याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पूरा टिप्पणी पढ़ा दोस्तों। अब दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंडिका नामक एक बुक है, उससे भी बहुत सारी जानकारी मिलती है, उसको भी मैं संक्षेप में लिख देता हूँ। फिर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारी जानकारी हम लोग देख लेंगे। फिर कल की वीडियो में बात करेंगे बिंदुसार के बारे में। तो इंडिका जो किताब है जो कि मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है, उसमें क्या क्या लिखा है आपके लूसेंट बुक में पेज नंबर 11 पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसको दोस्तों आप एक बार देख लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3। हाँ तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेगस्थनीज की एक पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिका, और इंडिका में दोस्तों उस मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है दोस्तों। क्या क्या लिखा गया है उस इंडिका बुक में, उसके बारे में दोस्तों हम लोग अध्ययन करते हैं। उस इंडिका किताब में यह बताया गया है कि जो मौर्य साम्राज्य के राजा हुआ करते थे उनके लिए क्या क्या सुविधाएं थी, कैसे कैसे दोस्तों जो है राजा लोग को क्या क्या सेवा प्रदान की जाती थी, वो सारी जो है जानकारी लिखी गई है। एक एक करके पढ़िएगा दोस्तों, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा
शोभा यात्रा का रूप में जश्न मनाया जाता था। जैसे दोस्तों प्राइम मिनिस्टर अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो एक जश्न की तरह लोग जनता जो है मनाती है। उस समय दोस्तों क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो एक उनके लिए एक अलग जो है गाड़ी होती है, उसके पीछे बहुत सारी गाड़ियां होती हैं। तो उसी तरह से दोस्तों पहले के जो राजा हुआ करते थे उनको वो जब आते थे दोस्तों किसी भी मतलब समाज में तो एक अलग ही प्रकार की शोभा यात्रा जो है हुआ करता था। क्या क्या हुआ करता था समझिएगा दोस्तों। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था दोस्तों। अभी दोस्तों क्या होता है, क्या होगा दोस्तों, दे आर टेकन इन द गोल्ड सेडन। उन्हें सोने की पालकी में लाया जाता था। जैसे दोस्तों नरेंद्र मोदी अभी इस समय दोस्तों बढ़िया कार में आते हैं, वैसे ही दोस्तों उस समय के सम्राट सोने के पालकी में लाए जाते थे शोभा यात्रा के रूप में। ठीक है। अच्छा, उनके कुछ अंगरक्षक हुआ करते थे दोस्तों। अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड, जैसे नरेंद्र मोदी के होते हैं तो उनके जो बॉडीगार्ड होते थे दोस्तों वो हाथी पर सवार रहते थे, जो कि सोनी चांदी से क्या होती थी दोस्तों, हाथी भी पूरा जो है दोस्तों सोने चांदी से सजी होती थी और उस पे दोस्तों इनके अंगरक्षक सवार होते थे। ये बात इंडिका में लिखी हुई मिली है दोस्तों। कुछ अंगरक्षक दोस्तों पेड़ों को लेकर के चलते थे जिस पर तोते बैठे हुआ करते थे। अब दोस्तों तोते क्यों बैठते थे उस समय बताया गया है दोस्तों इंडिका की बुक में कि जो मेगास्थनी ने लिखा है कि जो तोते थे वो निगरानी का काम करते थे कि कोई बाहरी दोस्तों उस राजा पर अटैक ना कर पाए, तो एक तरह से दूरबीन का काम करते थे जो तोते होते थे। ठीक है। अच्छा, उनका खाना खाने से पहले दोस्तों खास नौकर पहले चखता था। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे दोस्तों। इतनी सारी सेफ्टी दोस्तों पहले के भी राजाओं में हुआ करती थी। मतलब उनको डर था कि कोई खाने में जहर तो नहीं मिला दिया है ना, इसलिए अगर उनके लिए खाना आता था तो उनका एक खास नौकर होता था, उसको बुलाते थे, बोलते थे पहले तुम खा लो, देखो तुम्हें कुछ हो तो नहीं रहा है ना। तो जब वो खा लेता था, संतुष्ट हो लेते थे, तब दोस्तों जो है राजा को भोजन दिया जाता था। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि उस समय में भी दोस्तों राजाओं का कितना दोस्तों केयर किया जाता था, कितनी सावधानियां बरतती थी। ठीक है। अच्छा दोस्तों इसमें पाटलिपुत्र के बारे में भी बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो पाटलिपुत्र है दोस्तों जो कि राजधानी हुआ करता था मगध राज्य का, वो पाटलिपुत्र दोस्तों वो चारों तरफ से किलाबंदी था जिसमें 570 बुर्ज थे और 64 द्वार लगे हुए थे। तो ये भी बात दोस्तों इंडिका में बताई जाती है जो कि मेगास्थनी जी ने लिखा है। अच्छा, राजा का महल भी दोस्तों काठ का बना होता था जिसमें नक्काशी ईंट का प्रयोग होता था। मतलब राजा के बारे में सारी जानकारी कि राजा को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान थी, कैसे दोस्तों वो जो है भोजन करते थे तो उनको खास नौकर द्वारा चखवा करके किया जाता था, ये सारी जानकारी दोस्तों इंडिका बुक में मिलती है और आपके लूसेंट बुक में दोस्तों संक्षिप्त में लिखा हुआ है। तो ये ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर यूपीएससी के मेंस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिका पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तो आप दोस्तों ये सारी बातें लिख सकते हैं। तो ये था दोस्तों मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संपूर्ण जानकारी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इससे बाहर दोस्तों कहीं से भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यह वीडियो अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है तो चंद्रगुप्त मौर्य से हर टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिंदुसार के बारे में और बिंदुसार के बाद दोस्तों अशोक के बारे में बात करेंगे। अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था वो सारी जानकारी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना लाइक और सपोर्ट दीजिए और दोस्तों और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि लूसेंट इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको सक्सेस करना है दोस्तों तो लूसेंट की किताब को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लूसेंट दोस्तों एक ऐसी किताब है जो कि आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम को बीट करवा सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।